नमस्कार मित्रों, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम 12वीं की पुस्तक आरोह भाग 2 के इस चैप्टर का आद्योपांत अध्ययन करने वाले हैं। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप पाइएगा कि ये चैप्टर, ये पाठ आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ गया है। इसमें शब्दार्थ, सार, इससे जुड़ी बहुत सारी बातें, प्रश्नोत्तर का अभ्यास सब कवर किया जाएगा। नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं डायरी के पन्ने और इसकी लेखिका है एन फ्रैंक। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस पाठ के उद्देश्य के बारे में जान लेते हैं। इस पाठ को पढ़ने के बाद आप एन फ्रैंक के बारे में जान सकेंगे। आप द्वितीय विश्व युद्ध अर्थात वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में जान सकेंगे। यहूदियों पर हुए उत्पीड़न के बारे में जान सकेंगे अर्थात यहूदी, जिन्हें अंग्रेजी में ज्यूस कहते हैं, उन पर तरह तरह के अत्याचार हुए नाजी सेना के द्वारा। इनके बारे में हम लोग जान पाएंगे। अज्ञातवास की आवश्यकता के बारे में जान सकेंगे। हिटलर की नाजी सेना द्वारा जब यहूदियों पर अत्याचार हो रहे थे, उन्हें यातना शिविरों में भेज दिया जा रहा था, तो ऐसे में खुद को बचाने की कवायद में यहूदी अज्ञातवास में या भूमिगत हो चुके थे। उसके बारे में भी हम लोग जान पाएंगे और डायरी लेखन के महत्व के बारे में भी जान सकेंगे कि डायरी लेखन कितनी उपयोगी साबित होती है। एक बात आप यहाँ जान कर रखिए कि जितने भी महान पर्सनालिटी हुए हैं या ग्रेट पर्सनालिटी हुए हैं, वे डायरी लिखा करते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो जो डायरी लिखते हैं वे महान होंगे। अब हम लोग आ जाते हैं लेखिका परिचय पर। तो लेखिका का जन्म 12 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ और इसकी एकमात्र रचना है ये। एन फ्रैंक की डायरी दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी गई किताबों में से एक है। मूलतः डच भाषा में 1947 में प्रकाशित यह कृति अंग्रेजी में द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल शीर्षक से 1952 में प्रकाशित हुई। इस पर फिल्म, नाटक, धारावाहिक इत्यादि का निर्माण हो चुका है और यह डायरी किसी न किसी वजह से लगातार चर्चा में रही है। एन फ्रैंक की मृत्यु नाजियों के यातना गृह अर्थात कंसंट्रेशन कैंप में सन 1945 के फरवरी या मार्च महीने में हुई। अब हम लोग आ जाते हैं इस पाठ की पृष्ठभूमि पर, बैकग्राउंड ऑफ दिस स्टोरी। देखिए, एन फ्रैंक बोलिए या आप एनी फ्रैंक बोलिए, दोनों करेक्ट है क्योंकि अंग्रेजी में इसका नाम ऐसे लिखते हैं ANNE। तो आप इसे एन भी कह सकते हैं और एनी भी कह सकते हैं। ओके। एन फ्रैंक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अत्याचार के शिकार हुए लाखों यहूदियों में से एक है। एन और उसका परिवार 2 वर्षों तक अपने पिता के दफ्तर के ऊपरी भाग में छुपा रहा। वहीं उसने अपनी डायरी लिखी। एन फ्रैंक की मृत्यु एक यातना शिविर में हुई। उस समय वह महज 15 वर्ष की थी। युद्ध के बाद उसकी डायरी बच गई। उसका अनुवाद 17 अर्थात 17 से भी अधिक भाषाओं में हुआ, जिसकी वजह से एन दुनिया भर में मशहूर हो गई। अब हम लोग इस पाठ से जुड़े कुछ चित्रों को देखते हैं। यह एन फ्रैंक की बचपन की तस्वीर है और ये भी एन फ्रैंक की तस्वीर है जिसमें उसने अपने हाथ में एक गुड़िया थाम रखी है और इस गुड़िया का नाम है किट्टी। और इसी गुड़िया को संबोधित करते हुए एन फ्रैंक ने अपने 2 वर्षों के अज्ञातवास के दौरान डायरी में जितनी भी एंट्रीज की हैं या जितनी भी चीज़ें लिखी हैं, वो इसी किट्टी को संबोधित करके लिखी है, क्योंकि उस अज्ञातवास के दौरान उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उसकी भावनाओं को समझ सके। अब आते हैं हम लोग उसकी डायरी पर और ये डायरी एग्जैक्ट वही डायरी है जिसे एन फ्रैंक ने 13वें जन्मदिन पर उपहार के स्वरूप प्राप्त किया था और इसी डायरी में उन्होंने अपने 2 वर्षों के अज्ञातवास के दौरान सारी घटनाओं का वर्णन किया है। कुछ इस तरीके से देख लीजिए। और ये है एन फ्रैंक का परिवार, जिसमें उसके पिताजी ओटोमैन फ्रैंक, उनकी माँ एडिथ फ्रैंक, उसकी बड़ी बहन मार्गोट फ्रैंक और वो खुद एन फ्रैंक। और अज्ञातवास में 4 अन्य लोग थे जिसमें वॉन डॉन परिवार शामिल था,
ये मिस्टर वॉन डॉन, मिसेस वॉन डॉन और उनका बेटा पीटर, और ये मिस्टर डसेल जो ऑटोमैन के बिजनेस पार्टनर थे। और ये 4 ऑटोमैन की कंपनी में ही काम करने वाले कर्मचारी थे जो उनकी गुप्त रूप से मदद करती थी, जिसमें मिएप गेज, विक्टर कुगलर, बेप वस्क्विल और मिस्टर क्लीमैन। और ये वही इमारत है जहां पर 2 वर्षों तक अज्ञातवास के रूप में एन फ्रैंक और एक और परिवार रहा करता था। ये उस गुप्त एनेक्सी में जाने का सीक्रेट दरवाज़ा है। इसके आगे एक बुक शेल्फ है और उसके पीछे गुप्त दरवाज़ा जो कुछ इस तरीके से दिखता है। बंद होने पर पता ही नहीं चलता कि इसके पीछे और कोई गुप्त दरवाज़ा हो सकता है, लेकिन इसके खुलने पर हम लोग देख सकते हैं कि इस तरीके का गुप्त दरवाज़ा यहाँ पर मौजूद है। अब हम लोग आ जाते हैं इस पाठ के सार पर। आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, ध्यान से मेरे पढ़े हुए वाक्यों को सुनिए, इस कहानी को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए, और अगर किसी भी स्थान पर या किसी भी पॉइंट पर आपको लगता है कि आप कुछ नहीं समझ पाए तो वीडियो को पॉज करके लिखित सामग्री आप पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पाठ में द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल नामक एन फ्रैंक की डायरी के कुछ अंश दिए गए हैं। इसमें उन अनुभवों का लिखित संकलन है जो एन फ्रैंक द्वारा 2 सालों के अज्ञातवास के दौरान लिखी गई थी। 1933 में फ्रैंकफर्ट के नगर निगम चुनाव में हिटलर की नाजी पार्टी जीत गई। तत्पश्चात यहूदी विरोधी प्रदर्शन बढ़ने लगे। एन फ्रैंक का परिवार असुरक्षित महसूस करते हुए नीदरलैंड के एम्स्टर्डम शहर में जा बसा। लेकिन 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और 1940 में जब जर्मनी ने नीदरलैंड पर कब्जा कर लिया, तो नाजी सेना द्वारा यहूदियों के उत्पीड़न का दौर फिर से शुरू हो गया। इन विषम परिस्थितियों के कारण 1942 के जुलाई महीने में फ्रैंक परिवार, जिसमें माता पिता, 13 वर्ष की एन, उसकी बड़ी बहन मार्गोट तथा दूसरा परिवार वॉन डॉन परिवार, उनका बेटा पीटर तथा इनके साथ इनके एक अन्य व्यक्ति मिस्टर डसेल 2 सालों तक गुप्त आवास में रहे। गुप्त आवास मिस्टर ओटो फ्रैंक का दफ्तर ही था और इनकी सहायता उन लोगों ने की जो मिस्टर फ्रैंक के दफ्तर में काम करते थे। एन फ्रैंक को 13वें जन्मदिन पर उसे एक डायरी उपहार में मिली थी और उसमें उसने अपने सारे अनुभवों को एक गुड़िया किट्टी को संबोधित करते हुए चिट्ठी की शक्ल में लिखी है। एन अज्ञातवास में पूरा दिन पहेलियाँ बुझाती, अंग्रेजी व फ्रेंच बोलती, किताबों की समीक्षा करती, राजसी परिवारों की वंशावली देखती, सिनेमा और थिएटर की पत्रिका पढ़ती और उनमें से नायक नायिकाओं के चित्र काटते बिताती थी। वह मिसेस वॉन डॉन की हर कहानी को बार बार सुनकर बोर हो जाती थी और मिस्टर डसेल भी बहुत उबाऊ बातें किया करते थे। हालांकि एन मात्र 13 वर्ष की ही है, पर वह परिपक्व है, प्रौढ़ है, मैच्योर्ड है। इस बात की पुष्टि तब हो जाती है जब हम उसकी डायरी से तरह तरह की जानकारियां प्राप्त करते हैं, जैसे युद्ध संबंधी जानकारी, 350 वायुयानों से 550 टन गोला बारूद बरसाना, 1000 गिल्डर के नोट अवैध घोषित किए जाने पर उनके परिवार के सदस्यों द्वारा लिए गए फैसले, हिटलर का घायल सैनिकों से बातें करना और घायल सैनिकों में हिटलर से हाथ मिलाने का जोश, अराजकता का माहौल, कार साइकिलों की चोरियां, घरों की खिड़की तोड़कर चोरी, यातना शिविरों की वारदातें। एक रात उनके ही अज्ञातवास में सेंधमारों की सेंधमारी का वर्णन। इसके अलावा फ्री नीदरलैंड्स के सदस्यों की यहूदियों के प्रति आत्मीयता, चर्चिल का युद्ध के दौरान एक फ्रांसीसी गांव में जाना तथा उस पर एन के राजनैतिक विचार इस बात को स्पष्ट करते हैं कि वह एक परिपक्व बालिका थी। उसमें संयम का भी गुण देखने को मिलता है। तभी तो पीटर के प्रति अपने अंतरंग भावों को वह सहेज कर केवल डायरी में ही व्यक्त करती थी। उसमें सहनशीलता भी थी। तभी तो मिस्टर डसेल और मिसेस वॉन डॉन की उल जलूल बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करती थी। उसकी चिंतन शक्ति इतनी प्रौढ़ थी कि वह महिलाओं को प्रसव पीड़ा सहने के कारण सम्माननीय मानती है। उसकी मान्यता है कि एक औरत एक शिशु को जन्म देते समय जितनी पीड़ा झेलती है, उतनी पीड़ा युद्ध में लड़ने वाले सिपाही मिलकर भी नहीं झेलते। इसलिए औरतों को भी पुरुष के समान ही अधिकार
और सम्मान प्राप्त होना चाहिए। 4 अगस्त 1944 के दिन किसी ने गेस्टापो को, जो हिटलर की खुफिया पुलिस थी, उन्हें एन फ्रैंक के परिवार के अज्ञातवास की सूचना दे दी और वे गिरफ्तार कर लिए गए। इसके पश्चात उन्हें यातना शिविरों में भेज दिया गया, जहां ऑटोमैन फ्रैंक के अलावा सबकी मृत्यु हो गई। इस तरह एन फ्रैंक के जीवन का दुखद अंत हो गया। इलिया हिरनबुर्ग के अनुसार 60 लाख यहूदियों की तरफ से बोलने वाली एक आवाज़ है, एक ऐसी आवाज़ है जो किसी संत या कवि की नहीं, बल्कि एक साधारण लड़की की आवाज़ है, और वो लड़की कोई नहीं, एन फ्रैंक है। और उसकी यह डायरी उस ऐतिहासिक दौर का जीवंत दस्तावेज है, जीवंत डॉक्यूमेंट है। अब हम लोग आ जाते हैं इस पार्ट से रिलेटेड कुछ प्रश्नोत्तर पर। तो देखिए, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा, यह 60 लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली एक आवाज़ है, एक ऐसी आवाज़ जो किसी संत या कवि की नहीं, बल्कि एक साधारण लड़की की है। इलिया हिरनबुर्ग की इस टिप्पणी के संदर्भ में एन फ्रैंक की डायरी के पठित अंशों पर विचार करें। एन फ्रैंक खुद एक यहूदी थी और वो उन 60 लाख यहूदियों का प्रतिनिधित्व कर रही थी जो नाजी सेना के द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे थे। इसीलिए इलिया हिरनबुर्ग ने ऐसा कहा है, काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता। अफसोस, ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला। क्या आपको लगता है कि एन के इस कथन में उसके डायरी लेखन का कारण छिपा है? जी हाँ। एन अपने अज्ञातवास के दौरान किसी भी व्यक्ति को इस रूप में नहीं पाती कि वो उसकी भावनाओं को समझ सके, उसके विचारों को तवज्जो दे, भावनाओं की कद्र करे। एन फ्रैंक सभी लोगों में से छोटी थी, जिस वजह से सभी लोग उस पर हुक्म चलाते थे, उस पर टीका टिप्पणी करते थे। इसीलिए एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में ऐसी पंक्तियों का और ऐसे वाक्यों का उल्लेख किया है। प्रकृति प्रदत्त प्रजनन शक्ति के उपयोग का अधिकार बच्चे पैदा करें या ना करें, अथवा कितने बच्चे पैदा करें, इसकी स्वतंत्रता स्त्री से छीनकर हमारी विश्व व्यवस्था ने न सिर्फ स्त्री को व्यक्तित्व विकास के अनेक अवसरों से वंचित किया है, बल्कि जनाधिक्य की समस्या भी पैदा की है। एन की डायरी के 13 जून 1944 के अंश में व्यक्त विचारों के संदर्भ में इस कथन का औचित्य ढूंढे। एन फ्रैंक उम्दा विचारों वाली एक प्रगतिशील लड़की थी। उसका मानना था कि स्त्री और पुरुष दोनों ही ईश्वर के बनाए हुए हैं और दोनों को समान अधिकार मिलना चाहिए। स्त्री शारीरिक रूप से उतनी मजबूत या बलशाली नहीं होती जितने कि पुरुष होते हैं, और इस आधार पर स्त्रियों को दरकिनार कर देना बिल्कुल अनुचित है। उनका मानना था कि स्त्रियां भी समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और इस दुनिया को आगे बढ़ाने में उसी का ही महत्व है। तो इस कारण से स्त्रियों को भी पुरुषों के समान ही इज्जत, शिक्षा के अवसर, रोजगार के अवसर, स्वतंत्रता की प्राप्ति होनी चाहिए। एन की डायरी अगर एक ऐतिहासिक दौर का जीवंत दस्तावेज है, तो साथ ही उसके निजी सुख दुख और भावनात्मक उथल पुथल का भी। इन पृष्ठों में दोनों का फर्क मिट गया है। इस कथन पर विचार करते हुए अपनी सहमति या असहमति तर्कपूर्वक व्यक्त करें। वो एक खुद भुक्तभोगी है। यहूदियों के साथ जो भी अन्याय हो रहा था, वो उसके साथ भी हो रहा है, और जब उसके साथ ही अन्याय हो रहा है तो ये उसके निजी सुख दुख से किसी न किसी रूप में जुड़ जाता है। दूसरी बात यह है कि सभी वहाँ पर परेशान हैं। सब यही सोच रहे थे कि जल्दी से विश्व युद्ध समाप्त हो ताकि सब कुछ सामान्य अवस्था में आ सके, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध लगभग 6 वर्षों के आसपास चला और इन 6 वर्षों में करोड़ों लोगों की जान गई। तो इस लिहाज से हम लोग देखते हैं कि एन की भावनात्मक स्थिति जो थी वो किसी न किसी रूप में खंडित हो रही थी, चोटिल हो रही थी। तो उसने डायरी में एक तरफ तो यहूदियों के उत्पीड़न की बात कही और साथ ही साथ उसने कुछ कुछ जगहों पर अपने निजी जीवन में होने वाली उथल पुथल को भी लिख दिया है। इसलिए उसकी डायरी लगभग लगभग इन दो प्रकार के फर्क को मिटा ही देती है। ये तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया था कि एन ने अपनी डायरी किट्टी को संबोधित करते हुए चिट्ठी की शक्ल में लिखने की जरूरत क्यों महसूस की होगी, क्योंकि एन को अज्ञातवास के दौरान 7 लोगों में से कोई भी एक ऐसा व्यक्ति
उसे नहीं समझ आया, जो उसकी भावनाओं को समझे, जो उसके विचारों को अहमियत दे, जो उसे भी कुछ कहने का मौका दे, उसके टैलेंट को समझ सके। इसीलिए वो अपनी डायरी किट्टी को संबोधित करते हुए लिखती है। तो इसी के साथ इस पार्ट का एक्सप्लेनेशन, प्रश्नोत्तर और अर्थ छवियाँ समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम लोग पुनः मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।